became the sole superpower. कम्युनिस्ट इकोनॉमी डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब क्या हुआ, जो यूएस था वो सोल सुपर पावर बन गया, मतलब सिर्फ एक ही सुपर पावर था, क्योंकि पहले दो सुपर पावर थे बाइपोलर वर्ल्ड में। अब क्योंकि एक डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसए साथ डिसइंटीग्रेट हो गया, तो जो यूएसए था वो सोल सुपर पावर बन गया। अब क्या हुआ, क्योंकि यूएसए कौन सी इकोनॉमिक को फॉलो करता था, यानी कि कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो उसने क्या किया, उसने डोमिनेट करना शुरू करा सारे इकोनॉमिक सिस्टम को। पहले तो दो तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम चलते थे, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। जो क्योंकि यूएसएसआर कंपैरेटिवली बड़ा था, तो उसके पास ज़्यादा कंट्रीज थी और उसके पास अलाइज भी ज़्यादा थे, तो इसलिए वहाँ पे भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चलती थी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी चलती थी। अब वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि डिवाइड हो गया रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज में, तो सिर्फ एक यूएसए बचा जो कि एक सोल सुपर पावर बना। तो जब वो एक सोल सुपर पावर बना, तो जो उसकी आइडियोलॉजी थी, अब उसको लोग फॉलो करने लगे, यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो उस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ने सारी जो भी इकोनॉमिक सिस्टम थे और नेशन का, उस पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया अंडर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। Began and IMF became the advisor to these countries, gave them loan, transition to the capitalism. Now what happened, students, जो वर्ल्ड बैंक था और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एडवाइजर्स बन गए अब इन कंट्रीज़ के, जो कि अपने आप में सुपर पावर्स थी, या जो छोटी छोटी मल्टीपोलर वर्ल्ड जिन कंट्रीज़ ने क्रिएट कर लिया था, ताकि वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे लोन्स के, कैपिटलिज्म के, उनको वो फॉलो कर सकें। Actually, the notion of liberal democracy emerged best way to organize political life. यहाँ पे स्टूडेंट लिबरल डेमोक्रेसी से क्या मतलब है, ये लिबरल डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी थी रिप्रेजेंटेड बाय द यूएसए। जो यूएसए ने अपनी आइडियोलॉजी दे दी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ये वो थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लिबरल डेमोक्रेसी होती है, ये आपको याद होगा, हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद आइडियोलॉजीज पढ़ी थी, जो कि मैंने आपको बताया था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कैसी कैसी आइडियोलॉजी है। तो यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो कौन कौन सी थी, कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी की। यानी कि वो बिलीव करते थे लोगों की बातें सुनने में और उनके बातें समझने में और उनके लिए काम करने में, जबकि जो यूएसएसआर था उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत अथॉरिटेटिव थी, बहुत ब्यूरोक्रेटिक आइडियोलॉजी थी। नेक्स्ट आवर थर्ड पॉइंट इज ऑफ न्यू कंट्रीज। अब क्या हुआ, जब ऑलरेडी दो सुपर पावर्स थे, पहले बाइपोलर सिस्टम चल रहा था, तो सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर की ही चलती थी। पर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज में, तो एक सुपर पावर बचा जो कि था यूएसए। तो जो बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, उनके साथ जो अलाइज थी, उनकी जो नेबर कंट्रीज थी, उनकी जो फ्रेंड कंट्रीज थी, अब वो मेन डिसीजन मेकर्स बन गए थे इंटरनेशनल वर्ल्ड फ्रंट में आके। तो अब उनका क्या इमरजेंस था, क्या रोल था, इसमें हम ये पढ़ेंगे। सो दीज कंट्रीज हैड द इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस। तो जो ये कंट्रीज थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज अब अपनी अहम भूमिका निभाने लगी थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उनके अपने डिफरेंट एस्पिरेशंस थे, उनके अपने चॉइसेस थे, यानी कि अब वो आगे आके बताने लगे थे कि वो किस तरह से अपने इकोनॉमिक फ्रंट को चलाना चाहते हैं, कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहते हैं। Baltics and East European state wanted to join European and became a part of NATO North Atlantic Treaty Organization. Why it was like this? मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा था, जब डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही थी, उस टाइम पे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, वो क्या था, वो काफ़ी प्रॉस्पर कर रही थी कंपैरेटिवली टू दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। रीज़न बीइंग कि जो इधर वाली जो कंट्रीज थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, वो अपने आप को कंपेयर करती थी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ। इसलिए वो अपने आप को क्या कर रही थी, अपने आप को और टेक्नोलॉजी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपने आप को और आगे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो ईस्ट यूरोपियन यूनियन के साथ मिल जाएंगे
और पार्ट बन जाएंगे नेटो का, तो वो जल्दी अपने आप को आगे ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जबकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये वही चीज़ है स्टूडेंट जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताई थी। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, ये ऐसी कंट्रीज़ थी जो निर्भर थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली गरीब नेशन थे उनसे। तो टैक्स वगैरह पे करते थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, और ये उन टैक्सेस को एंजॉय करते थे, इसलिए वो इन्हीं के साथ ही बने रहना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉजेज़ रहे हैं, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं डिसइंटीग्रेशन के। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट हुआ सारे में। तो यूनिपोलर वर्ल्ड इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से यूएसए जो था वो एक सोल सुपर पावर बन गया। तो जो बाकी और छोटे छोटे और कंट्रीज थे उनको भी मौका मिला वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का। सबसे पहले क्या हुआ था, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन हुआ, देन क्रिएशन ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, आफ्टर दैट सबसे छोटी छोटी कंट्रीज थी, न्यू कंट्रीज थी, उनका इमरजेंस हुआ। सो दीज आर द थ्री मेन कॉन्सिक्वेंसेस विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन।